नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जिस मैच की बात करने वाले हैं ना, मतलब उसने तो सच में सबकी धड़कनें ही रोक दी थी। हाँ बिल्कुल। महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में जो माहौल था वो कमाल का था। गजब की एनर्जी थी। मेरा मतलब है आईपीएल 2026 का वो महामुकाबला, पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस। T20 क्रिकेट के बारे में ना एक बहुत बड़ा भ्रम है। कैसा भ्रम? हमें अक्सर लगता है कि ये सिर्फ सुपरस्टार्स का खेल है ना? कि भाई जिस टीम के डगआउट में जितने बड़े नाम होंगे जीत पक्की है। हाँ, अक्सर लोग यही मानकर चलते हैं। लेकिन यार इस मैच ने तो इस पूरी थ्योरी को ही एक झटके में पलट कर रख दिया। एक तरफ मार्कस स्टोइनिस, जोस बटलर और शुभमन गिल जैसे दिग्गज थे, और दूसरी तरफ कूपर कुनोली। एग्जैक्टली एक ऐसा नाम जिसे शायद मैच से पहले बहुत कम लोग जानते थे। तो आज की इस गहन चर्चा में ना हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि पंजाब ने 3 विकेट से जीत कैसे दर्ज की। बिल्कुल। हम उस इल्यूजन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण के उस भ्रम को तोड़ेंगे जो कप्तानों को होता है। सही कहा। तो चलिए इस मैच की परतों को थोड़ा खोल कर देखते हैं और शुरुआत करते हैं टॉस से। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। एक बहुत ही अहम फैसला था वो। अब देखिए आमतौर पर कमेंटेटर्स इसे बस चेजिंग ग्राउंड कहकर बात खत्म कर देते हैं, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम तो एक नया मैदान है ना। हाँ बिल्कुल, नया मैदान है। डेटा बहुत कम है वहाँ का। तो ऐसे में लक्ष्य का पीछा करना क्या सच में एक सेफ ऑप्शन था, या अय्यर किसी गहरी रणनीति के तहत काम कर रहे थे? देखिए, अय्यर का वो फैसला सिर्फ एक सुरक्षित विकल्प नहीं था। वो एक, आप कह सकते हैं कि डेटा ड्रिवन रिस्क था। अच्छा, वो कैसे? मतलब इस पिच की संरचना भारत के पारंपरिक मैदानों से थोड़ी अलग है। यहाँ की मिट्टी में बाउंस तो है, लेकिन शाम के समय जब तापमान गिरता है ना, हाँ, ओस का फैक्टर। ओस के साथ साथ शुरुआत के कुछ ओवरों में गेंद पिच पर थोड़ी रुक कर आती है, और अय्यर ये बात अच्छे से जानते थे। ओह, तो उन्हें पता था कि गुजरात का टॉप ऑर्डर पेस और बाउंस का भूखा है। बिल्कुल। गिल और बटलर को तेज गेंदें पसंद हैं। अगर उन्हें पहले बैटिंग दी जाए जब पिच पर थोड़ी नमी हो और वो टू पेस्ड हो, तो उनकी टाइमिंग बिगड़ जाएगी। एग्जैक्टली। अय्यर की रणनीति यही थी कि गुजरात को एक ऐसे स्कोर पर कंफ्यूज किया जाए जहां उन्हें खुद समझ ना आए कि 160 अच्छा है या 180। क्या बात है, ये एक बहुत ही तकनीकी पॉइंट है। लेकिन यार शुरुआत देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अय्यर का दाव काम कर रहा है। हाँ, शुरुआत में तो गुजरात हावी थी। बिल्कुल। गिल ने 27 गेंदों में 39 रन बनाए और बटलर ने 38 रनों की पारी खेली। गिल और बटलर की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक तेज रफ्तार हाईवे पर गाड़ी चल रही हो। सही उदाहरण है। वो लोग गैप्स ढूंढ रहे थे, रिस्क नहीं ले रहे थे। हाँ, कोई हड़बड़ी नहीं थी। ऐसा लग रहा था गुजरात का पूरा कंट्रोल है। और यहीं पर वो नियंत्रण का भ्रम पैदा होता। अच्छा। गिल और बटलर अपनी जगह बिल्कुल सही थे। जब आप एक नई पिच पर खेलते हैं जहां गेंद थोड़ा फंस रही हो, तो आप विकेट नहीं खोना चाहते। राइट, आप बेस बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। उन्होंने सोचा कि 12वें-13वें ओवर तक टिके रहे तो अंत में स्कोर 190 तक ले जाएंगे। ये वनडे क्रिकेट वाली सोच है जो T20 में लगाई जा रही थी। और वो काम भी कर रही थी। मतलब जब तक कि पंजाब ने अपना ट्रम्प कार्ड नहीं चलाया। वैशाख विजय कुमार। हाँ, वैशाख विजय कुमार, उन्होंने तो एकदम एक स्पीड ब्रेकर का काम किया उस हाईवे पर। वैशाख के उस स्पेल ने गुजरात को 626 पर रोक दिया। कमाल का स्पेल था वो। मैं वैशाख की गेंदबाजी को समझना चाहती हूँ। कमेंट्री में तो सब कहते हैं कमाल की विविधता थी, लेकिन तकनीकी रूप से ऐसा क्या अलग किया उन्होंने? ये बहुत अच्छा सवाल है। वैशाख की गेंदबाजी सिर्फ विविधता या वेरिएशंस के बारे में नहीं थी। वो रिलीज पॉइंट और सीम ओरिएंटेशन का एक मास्टर क्लास था। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? उन्होंने
देखा कि गिल और बटलर तेज गेंदों को आसानी से खेल रहे हैं, अच्छा। तो उन्होंने अपनी हार्ड लेंथ चुनी, मतलब पिच पर बल्लेबाजों से लगभग 7-8 मीटर दूर, ओह जहां से शॉट मारना मुश्किल होता है। हाँ। लेकिन उन्होंने गति कम कर दी। उन्होंने नॉर्मल तेज गेंद की तरह सीम पर उंगलियां नहीं रखी, बल्कि उंगलियों को थोड़ा चौड़ा रखा, वाइड ग्रिप। अच्छा, वाइड ग्रिप से क्या होता है? इससे गेंद हवा में तो तेज दिखती है, लेकिन टप्पा खाने के बाद स्किड होने के बजाय पिच को ग्रिप कर लेती है। मतलब आप कह रहे हैं कि वैशाख ने एक स्पिनर की तकनीक को एक तेज गेंदबाज के एक्शन में डाल दिया। बिल्कुल। क्रिकेट की भाषा में इसे हेवी बॉल या कटर इनटू द पिच कहते हैं। वाह। अब सोचिए 135 की स्पीड वाले एक्शन से 115 की कटर आ रही है। बटलर और गिल का वजन फ्रंट फुट पर जाने के लिए तैयार है, और गेंद लेट आई तो वो बैकफुट पर फंस गए। एग्जैक्टली। ये बायोमैकेनिक्स का बेहतरीन इस्तेमाल था जिसने गुजरात के इन स्तंभों को गिरा दिया। सच में ये समझना बहुत दिलचस्प है कि सिर्फ उंगलियों के जरा से बदलाव से दुनिया के बेस्ट बल्लेबाजों को कैसे चकमा दिया जा सकता है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। बताइए। वैशाख ने उन्हें 162 रन पे रोक दिया। अब हम इस 162 के आंकड़े को अक्सर एक मनोवैज्ञानिक जाल कहते हैं, है ना? हाँ, ट्रिकी चेज मानते हैं इसे। लेकिन क्या आज के T20 क्रिकेट में ये सिर्फ एक बहाना नहीं है? मतलब इम्पैक्ट प्लेयर रूल है, बैच इतने मोटे हैं, तो 162 तो साधारण स्कोर होना चाहिए ना? आपका ये संशय बिल्कुल जायज है। अगर हम सिर्फ गणित देखें तो 120 गेंदों में 163 रन, मतलब 8.1 रन प्रति ओवर, आसान लगता है। बिल्कुल, आज के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। लेकिन क्रिकेट गणित से ज्यादा मनोविज्ञान है। जब लक्ष्य 210 होता है ना, तो बल्लेबाज के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। हाँ, उसे पहली गेंद से ही मारना होता है। सही कहा। कोई कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी दिमागी उलझन नहीं होती। लेकिन 162 के लक्ष्य में दिमाग दो हिस्सों में बढ़ जाता है। अच्छा, कैसे? एक हिस्सा कहता है आराम से खेलो, सिंगल्स लो, और दूसरा कहता है अरे बाउंड्री नहीं आई तो रन रेट बढ़ जाएगा। ओह, तो मतलब ये लक्ष्य बल्लेबाज को ये तय ही नहीं करने देता कि उसे किस गियर में खेलना है। बिल्कुल। ये 8 रन प्रति ओवर T20 का सबसे खतरनाक ग्रे एरिया है। 2 डॉट गेंदें खेली और रिक्वायर्ड रेट 9 के पार। और वहीं पे बल्लेबाज पैनिक करके आउट हो जाता है। एग्जैक्टली। विरोधी टीम जानबूझकर फील्ड ऐसे सेट करती है कि सिंगल मिल जाए, पर बाउंड्री के लिए रिस्क लेना पड़े। बाप रे, ये तो सच में एक जाल है। और जाल भी ऐसा फंसा कि पंजाब का सबसे बड़ा हथियार ही उसमें उलझ गया। मार्कस स्टोइनिस? हाँ, 163 का पीछा करते हुए स्टोइनिस 0 पर आउट हो गए, बिना खाता खोले। मैं उस पल के मनोविज्ञान को समझना चाहती हूँ। वो पल किसी भी टीम के लिए शॉकवेव की तरह होता है। बिल्कुल, स्टोइनिस सिर्फ एक बल्लेबाज थोड़े है, वो तो पूरी विरोधी टीम के लिए एक बड़ा खतरा है। और जब वो आउट होते हैं ना, तो विरोधी टीम के गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है, गति बढ़ जाती है, फील्डर एग्रेसिव हो जाते हैं। और स्टेडियम का शोर तो अलग ही लेवल पर होता है। ऐसे में जो नया बल्लेबाज क्रीज पर आ रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? उसके दिमाग में सर्वाइवल मोड ट्रिगर हो जाता है कि बस विकेट बचाना है। ये दबाव अच्छों की तकनीक बिगाड़ देता है। और उस सर्वाइवल मोड वाले भारी दबाव के बीच एंट्री होती है कूपर कोनोली के। अपना IPL डेब्यू कर रहे थे वो। हाँ, एकदम नया लड़का। अब किसी भी नॉर्मल सिचुएशन में एक डेब्यू करने वाला खिलाड़ी क्या करेगा? कुछ गेंदें छोड़ेगा, डिफेंस करेगा, सिंगल लेगा। आमतौर पर यही होता है। लेकिन कोलोनी ने ऐसा कुछ नहीं किया। 44 गेंदों में नाबाद 72 रन, 5 छक्के, 5 चौके। मतलब जैसे कोई सस्पेंस फिल्म का अनजान साइड एक्टर क्लाइमैक्स में आकर महफिल लूट ले। ये तुलना बहुत सटीक है। तो ये हुआ कैसे? क्या गुजरात ने उन्हें हल्के में लिया या कोनोली ने तकनीकी रूप से कुछ जादू किया? देखिए, दोनों बातों का मिश्रण था। पहली बात, जब कोई अनकैप्ड खिलाड़ी आता है तो विरोधी टीम के पास उसका स्काउटिंग डेटा नहीं होता। ओह, मतलब उन्हें पता ही नहीं था कि कोनोली की कमजोरी क्या है। बिल्कुल। क्या वो शॉर्ट बॉल पर फंसते हैं, ऑफ स्पिन पर कमजोर हैं? ये डेटा की कमी कोनोली के लिए फायदेमंद रही। और दूसरी बात थी कोनोली का अपना माइंडसेट। उन्होंने स्टोइनिस के आउट होने का दबाव खुद पर हावी नहीं होने दिया। वो कैसे किया उन्होंने? जब गेंदबाजों ने उन्हें टेस्ट करने के लिए गेंद आगे डाली फुल लेंथ पर, तो उन्होंने क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, अपना बेस मजबूत रखा। अच्छा, और शॉट सिलेक्शन? उनके बल्ले का स्विंग एकदम क्लीन था। आड़े तिरछे शॉट नहीं खेले, बल्कि वी में, यानी लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन की तरफ ताकत से प्रहार किया। मतलब ये सिर्फ अंधाधुंध हिटिंग नहीं थी? बिल्कुल नहीं। ये एक निडर लेकिन तकनीकी रूप से बहुत ही जागरूक पारी थी। यही बात मुझे हैरान करती है। हम हमेशा कहते हैं ना कि अनुभव काम आता है दबाव में। हाँ, सब यही कहते हैं। लेकिन कोनोली की पारी ने तो इस बात की धज्जियां ही उड़ा दी।
क्या हम ये कह सकते हैं कि आज के T20 में एक ब्लैंक स्लेट, मतलब बिना किसी मानसिक बोझ के खेलने वाला युवा अनुभवी सुपरस्टार से ज्यादा खतरनाक है? ये एक बहुत ही तगड़ा पॉइंट है। अनुभवी खिलाड़ियों के साथ दिक्कत ये है कि उनके पास बैगेज बहुत होता है। बैगेज मतलब पुरानी हार या अपनी इज्जत का डर? एग्जैक्टली वो अपनी प्रतिष्ठा के बारे में ज्यादा सोचते हैं। लेकिन कोनोली जैसे युवा एक माइक्रो फोकस के साथ आते हैं। उन्हें सिर्फ वो एक गेंद दिख रही होती है। खोने के लिए कुछ नहीं है, बस नाम बनाना है। हाँ, इस मानसिक स्पष्टता ने उन्हें गेंद की मेरिट पर खेलने की आजादी दी, जो शायद उस दिन बड़े खिलाड़ी नहीं कर पाए। वाओ! लेकिन कोनोली अकेले तो मैच नहीं जिता सकते थे ना? जब वो रन बना रहे थे तब गुजरात ने भी तो वापसी की शानदार कोशिश की थी। प्रसिद्ध कृष्णा का स्पेल। हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट चटकाए डेथ ओवर्स में। वो T20 में फेज मैचअप्स का एक बेहतरीन उदाहरण था, है ना? निश्चित रूप से प्रसिद्ध कृष्णा ने वाइड यॉर्कर और स्लोअर बाउंसर का बहुत सटीक मिश्रण किया। तो उनका मेन टारगेट कोनोली को रोकना था। उनका टारगेट था कोनोली को स्ट्राइक से दूर रखना। T20 में जब एक बल्लेबाज सेट होता है तो गेंदबाज कोशिश करता है कि नए बल्लेबाज को ही स्ट्राइक पर रखा जाए। ओह, तो उन्होंने नए बल्लेबाजों को रन नहीं बनाने दिए और विकेट निकालते गए। बिल्कुल, उन 3 विकेटों ने मैच लगभग पलट ही दिया था। और जब विकेट गिर रहे थे तब एक और खिलाड़ी ने बहुत ही अंडररेटेड पारी खेली, जेवियर बाटलेट। बाटलेट के 11 रन। हाँ, स्कोर कार्ड में सिर्फ 11 रन है, कोई हाइलाइट्स में नहीं दिखाएगा उन्हें। लेकिन मैं समझना चाहती हूँ कि जब प्रसिद्ध कृष्णा आग उगल रहे थे तब उन 11 रनों की क्या अहमियत थी। उफ, T20 में हम लोग स्ट्राइक रेट के दीवाने हो जाते हैं, लेकिन इन पार्टनरशिप डायनामिक्स भूल जाते हैं। मतलब स्ट्राइक रोटेट करना। हाँ, जब लगातार विकेट गिरते हैं तो नए बल्लेबाज का क्रीज पर आना, वो एंट्री पॉइंट बहुत खतरनाक होता है। बहुत दबाव होता है। बाटलेट ने यह भांप लिया था कि कोनोली अच्छी लय में है, तो उन्होंने खुद बड़े शॉट खेलने का रिस्क नहीं लिया। उन्होंने बस डॉट बॉल का प्रेशर सोखा और कोनोली को स्ट्राइक देते रहे। अगर बाटलेट वहां आउट हो जाते तो नए बल्लेबाज पर दबाव आता और रन रेट कोनोली को कुचल देता। वाह, मतलब बाटलेट एक एंकर की तरह खड़े रहे। बिल्कुल, वो 11 रन मैच को स्थिर करने वाले सबसे कीमती रन थे। गजब का नजरिया है ये। अब आते हैं उस क्लाइमैक्स पर जिसने सबकी सांसें रोक दी थी। आखिरी ओवर। मैच आखिरी ओवर तक पहुंच गया। सामने थे वॉशिंगटन सुंदर, जो अपनी कसीवी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, और स्ट्राइक पर कूपर कोनोली। हाँ, एक युवा आक्रामकता बनाम अनुभवी स्पिनर का दिमाग। ये दिमागी शतरंज कैसा था? सुंदर ने गेंद को दूर रखने की कोशिश की, पर अंत में कोनोली ने विजयी चौका जड़ ही दिया। देखिए, सुंदर आमतौर पर अपनी आर्म बॉल और फ्लैट ट्रेजेक्ट्री के लिए मशहूर हैं। वो गेंद को हवा में लूप नहीं देते। तो उनकी रणनीति क्या थी आखिरी ओवर में? रणनीति साफ थी, गेंद को स्टंप से बाहर रखो ताकि कोनोली अपनी पहुंच के दूर शॉट खेलें। लेकिन कोनोली तो उस दिन अलग ही मिट्टी के बने थे। हाँ, कोनोली की पोजीशनिंग काम आई। उन्हें पता था कि सुंदर लेग साइड पर तो गेंद देंगे नहीं, तो उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ जगह बनाई। एग्जैक्टली, जगह बनाई और गेंद की गति का इस्तेमाल करते हुए चौका जड़ दिया। सुंदर ने गलती नहीं की थी, उन्होंने फील्ड के हिसाब से ही गेंद डाली। लेकिन कोनोली उस समय जोन में थे। हाँ, जब बल्लेबाज जोन में होता है ना, तो वो गेंदबाज के हाथ से गेंद छूटने से पहले ही लाइन पर लेता है। और उसी एक चौके के साथ महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम झूम उठा। पंजाब किंग्स ने 3 विकेट से जीत दर्ज की। अपने नए होम ग्राउंड पर ये पहली जीत, मतलब फैंस के साथ एक इमोशनल कनेक्ट बन गया। बहुत बड़ी बात होती है किसी भी टीम के लिए अपने नए घर में जीतना। बिल्कुल। लेकिन अब जब हमने पूरा विश्लेषण कर लिया है तो हमें उस मूल सवाल पर आना होगा। इस कहानी में 2 अलग-अलग हीरो हैं। सही कहा। एक तरफ है वैशाख विजय कुमार, जिनकी साइंटिफिक और सधी हुई गेंदबाजी ने गिल और बटलर जैसे दिग्गजों को हार्ड लेंथ के जाल में फंसाकर 162 पर रोक दिया। अगर वो 180 होता तो दबाव कुछ और ही होता। और दूसरी तरफ हैं कूपर कोनोली, अपने डेब्यू मैच में 44 गेंदों में नाबाद 72 रन, वो भी तब जब दूसरे छोर से विकेट गिर रहे थे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो आपके हिसाब से जीत का असली श्रेय किसे जाता है? हाँ, देखिए, अगर क्रिकेट के अर्थशास्त्र को समझें तो वैशाख ने वो नींव रखी जिसने जीत को संभव बनाया, लेकिन कोनोली ने वो इमारत खड़ी की जिसे दुनिया ने देखा। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। T20 इसी नाजुक संतुलन का नाम है। गेंदबाज आपको मैच में बनाए रखते हैं, लेकिन मैच जिताने के लिए किसी को तो उस सर्वाइवल मोड से बाहर निकलकर निडरता से खेलना पड़ता है। बिल्कुल। इस मैच में संघर्ष करते रहे।
हाँ, वो लोग परिस्थितियों को नहीं पढ़ पाए। वहीं एक अनजान युवा खिलाड़ी ने अपनी ब्लैंक स्लेट मानसिकता से मैच पलट दिया। अब ये सब देखने के बाद ना मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है। कौन सा सवाल? क्या आधुनिक T20 क्रिकेट उस दौर में आ गया है जहां रेप्यूटेशन यानी नाम का कोई खौफ ही बाकी नहीं रहा? ये सोचने वाली बात है। क्या अनुभव अब पीछे छूट गया है और सिर्फ वही किंग है जो जर्सी के पीछे लिखे नाम को भूलकर मैदान की कंडीशन को पढ़ सके? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ये एक ऐसा विचार है जो भविष्य के हर मैच को देखने का नजरिया बदल सकता है। तो दोस्तों, आप लोग भी सोचिएगा इस बारे में। आपके हिसाब से आज असली हीरो कौन था, वैशाख या कुनोली? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हम आपके विचारों का इंतजार करेंगे। बिल्कुल, और ऐसी ही बेहतरीन चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।